इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या है, कुछ टर्म्स है जो हमें पहले सीखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है असल में ये टेक्निक है जो कि यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वही डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को नोट करते हैं। तो जो मेडिकल डिवाइस है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, असल में ये एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड अपॉन अ स्पेशलाइज्ड पेपर। एक ख़ास पेपर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसको ईसीजी या ईकेजी भी कहा जाता है। तो तीनों में डिफरेंस हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो टेक्निक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिवाइस है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो असल में पेपर के ऊपर स्पेशलाइज्ड पेपर के ऊपर जो पैटर्न होता है जो हम हार्ट के एक्टिविटीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसी का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिस पेपर के ऊपर होता है, जिस पेपर के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आम पेपर नहीं होता बल्कि एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है जिसके ऊपर कुछ बड़े बड़े खाने होते हैं जिसको लार्ज बॉक्सेस कहते हैं और हर लार्ज बॉक्सेस के अंदर ऐसे लेंथ वाइज 5 स्मॉल बॉक्स और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 25 स्मॉल बॉक्स उसके अंदर होते हैं एक लार्ज बॉक्स के अंदर। अब इस ईसीजी पेपर के कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करने हैं जिससे हम ईसीजी को बाद में इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या सीखना है कि ईसीजी पेपर के अंदर 300 लार्ज बॉक्स 1 मिनट के बराबर है। यानी अगर मशीन के अंदर 300 लार्ज बॉक्स गुजर जाए तो कितना वक्त होगा, 1 मिनट। फिर 5 लार्ज बॉक्स का मतलब 1 सेकंड है क्योंकि 300 लार्ज बॉक्स 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो अगर उसको 60 पे डिवाइड किया जाए तो 1 सेकंड में कितने लार्ज बॉक्स आ गए, 5। और एक लार्ज बॉक्स अगर हम ले लें तो वो कितने के बराबर है, 0.2 सेकंड के बराबर है। फिर अगर एक स्मॉल बॉक्स को लिया जाए तो 0.04 सेकंड के बराबर है। ये कहाँ से आया ये वैल्यू, क्योंकि लार्ज बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स है तो 0.2 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.04 सेकंड आ जाएगा। तो स्मॉल बॉक्स इतने टाइम का बराबर है। एमसीक्यूज के लिए आप ये भी याद रखें कि एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड के बराबर है जबकि यही एक लार्ज बॉक्स 5 मिलीमीटर के बराबर है अगर एमएम में बात की जाए। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो 0.5 मिली वोल्ट के बराबर है। लेकिन ये ब्लू कलर में जो जितने फिगर है ये सारे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा एक और बात, जो एक लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स, ये वाली बात भी आपने याद करनी है। अगर ये याद हो तो फिर आप ईसीजी को क्लियरली इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसके कुछ प्रिंसिपल है कि जो ईसीजी पेपर के ऊपर आता है तो इसके लिए कौन से प्रिंसिपल है। तो पहले ये सीखो कि एक होता है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और दूसरा होता है नेगेटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से हमारा मतलब है कि ये जो लाइन है ईसीजी के ऊपर, तो लाइन से जो ऊपर आता है ये वेव जो ऊपर आता है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और जो नीचे की तरफ आता है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो प्रिंसिपल ये है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब आएगा,
ये तब आएगा जब ओवरऑल करंट जो है वो टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। हार्ट को हम लीड लगाते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, तो हम लीड्स लगाते हैं चेस्ट के ऊपर और कुछ टांगों और हाथ के ऊपर हम लगा देते हैं। तो लेट से ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हुआ और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। ये आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, जो टेक्निक्स है और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसमें यूज़ होता है, तो असल में उसके अंदर गैल्वानोमीटर होता है। तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होगा? जब ओवरऑल करंट जो है वो टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेगा, तो वहाँ आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। जबकि अगर ओवरऑल करंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। एक तो आपने ये दो बातें याद रखनी है। और अगर नेट करंट मूव ही नहीं करेगा तो उस जगह में क्या बनेगा? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बनेगा, न ऊपर जाएगा न नीचे, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है कि जो वेव है ना, वेव, तो वेव असल में क्या है? पैटर्न ऑफ डिफ्लेक्शन है। ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है डिफ्लेक्शन का, या ऊपर यानी पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो आपको मिल रहा है, ये असल में क्या है? ये वेव है। जबकि सेगमेंट क्या है? सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को कहते हैं। ये जो न ऊपर गया है न नीचे गया है, जैसे ये पी क्यू है और ये एस टी सेगमेंट है, तो इसको सेगमेंट कहते हैं। जबकि इंटरवल अलग चीज़ है। इंटरवल का क्या मतलब है? कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेगमेंट्स आर वेव्स। जैसे मैं अगर पूरे एक पी वेव को ले लूँ और एक ये सेगमेंट ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये पी क्यू इंटरवल हो जाएगा। तो तीन किस्म की बातें हमने की, वेव, सेगमेंट और इंटरवल। वेव क्या चीज़ है? वेव असल में पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। सेगमेंट क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। जबकि इंटरवल क्या है? कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा वेव और सेगमेंट के कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इंटरवल। ये तो कुछ बुनियादी बातें थी जो अभी जब हम प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे तो ये आपके काम आएगा। दूसरा, अगर आपने हमारा वो लेक्चर जो हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पे दिया था, जो प्रीवियस हमने अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, ताकि कंडक्शन सिस्टम का आपको पता हो, तब ये आपको समझ आ जाएगा। हार्ट के अंदर हमें पता है कि एक पेसमेकर है, एस ए नोड है, दूसरा ए वी नोड है। तो सबसे पहले करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इस ए नोड, और ये इस ए नोड करंट हर डायरेक्शन में यहाँ पे देगा। पूरे एट्रिया को क्या करेगा? ये करंट देगा। लेकिन इसी करंट को अगर हम क्या करें, ये टूवर्ड द ए वी नोड भी आएगा, इस ए नोड से ए वी नोड भी आएगा। लेकिन अगर हम इस करंट को एक कंबाइन वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो वेक्टर टूवर्ड द पॉजिटिव पोल होगा। तो जैसे ही यह करंट प्रोड्यूस होगा तो ये करंट थ्रू आउट द एट्रियास डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एट्रिया क्या करेगा? कंट्रैक्शन करेगा। अब इस एट्रिया के कंट्रैक्शन को यहाँ पे, चूंकि ये टूवर्ड द पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपको ऐसे ऊपर वेव के फॉर्म में नज़र आएगा। इस वेव को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह पी का कोई ख़ास मानी नहीं है। ये पी क्यू आर एस टी हम वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इसका कोई मानी नहीं है। तो पी का मतलब क्या हुआ? एट्रियल कंट्रैक्शन। अब ये करंट थोड़े टाइम के लिए एवी नोड में रोकेगा। उसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन अगर ये नहीं रुकता तो पूरा हार्ट एक साथ सिस्टोली करेगा, कंट्रैक्शन करेगा। तो ये ब्लड यहाँ आने की बजाय वापस भी जाएगा, तो कोई मूवमेंट ब्लड का नहीं होगा। अगर पूरा हार्ट एक साथ, ये नीचे चेम्बर और ऊपर चेम्बर अगर एक साथ कंट्रैक्शन करे
तो ब्लड कैसे पंप होगा फिर? तो कुदरत ने क्या किया, इसके अंदर करंट को थोड़ा सा डिले किया ताकि जो एट्रियम है इसकी कंट्रैक्शन कंप्लीट हो और वेंट्रिकल रिलैक्स हो, तो ब्लड यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये डिले करता है। इस डिले को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफ पेपर पे या जो ईसीजी का खास पेपर है उसके ऊपर ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन की शक्ल में, जिसको आप सेगमेंट कहते हैं, पी क्यू सेगमेंट की सूरत में आपको मिलता है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी। पी वेव क्यों बना? क्योंकि एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन क्यों बना? क्योंकि करंट यहाँ थोड़ा सा डिले हुआ। अब इसके आगे क्या करेगा करंट जब नीचे आता है वेंट्रिकल में, तो सिर्फ और सिर्फ बंडल ऑफ हेस, इसको क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हेस। बंडल ऑफ हेस के जरिए नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस सारे एरिया पे आ जाएगा। क्या है कि यहाँ पे आपको फाइब्रस एनुलस नामी मटेरियल मिलता है जो कि इंसुलेटर है। तो ये फाइब्रस एनुलस क्या करता है? करंट को रोकता है। करंट हर जगह से नहीं आता, करंट सिर्फ इसी रास्ते से आएगा जिसको आपने क्या नाम दिया? बंडल ऑफ हेस। अब बंडल ऑफ हेस के जरिए जब करंट नीचे आता है तो दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है, और उन ब्रांचेस का नाम क्या है? लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करेगा? ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, दो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है, यहाँ पे कंडक्शन कौन करेगा? इसको कौन एक्टिवेट करेगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच। यानी ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है इसी से करंट निकलेगा टूवर्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ करंट भेजेगा तो अगर हम इसकी एक कंबाइन वेक्टर ले ले तो वो क्या होगा? वो टूवर्ड द नेगेटिव पोल होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है तो आपको यहाँ क्या मिलता है? यहाँ ये गैल्वानोमीटर नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आपको बताएगा। तो यहाँ पे कौन सा वेव बना? क्यों नेगेटिव वेव है? क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से बिलो है, नीचे की तरफ है। तो ये क्यों आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर जब ये यहाँ से आगे आता है तो जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो मेन मास है, ये मेन मास जो कि ज़्यादा इस साइड पे है, हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें बहुत ज़्यादा मास है। तो लेफ्ट साइड या जो ये एपेक्स है इसकी तरफ करंट आएगा, और आगे जिसमें आएगा उसको परकंजे फाइबर कहते हैं। अब जब यहाँ पे आता है तो अगर हम इसको देखें तो क्विकली इस जगह पे ऐसे करंट आता है, ऐसे। तो ज़्यादा चूंकि पार्ट लेफ्ट साइड पे है, अगर हम इसका एक कंबाइन वेक्टर ड्रा करें तो अगेन ये टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल है। जब पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा। जब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव वेव बनेगा जिसको हमने आर का नाम दिया। आर वेव का मतलब क्या है कि मेन मास ऑफ वेंट्रिकल जो है ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा है, तो इसलिए जो कंबाइन वेक्टर बनेगा वो टुवर्ड द पॉजिटिव होगा और डिफ्लेक्शन ऐसे पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो रिमेनिंग वेंट्रिकल है इसको सप्लाई होगा ताकि पूरा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो। जब ये इसकी तरफ देगा करंट तो अगेन ये नेगेटिव की तरफ है, तो यहाँ पे नीचे एस के फॉर्म में बनेगा। ये जो एस वेव बना ये भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और ये नेगेटिव इसलिए है कि ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ है, इससे अवे है। अब फिर क्या होगा? जब ये कंप्लीटली डीपोलराइज होगा,
देखो ये जो मैंने क्यू आर एस आपको अलग अलग बताया, इसको आप कंबाइनली क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो कि ओवरऑल आपको क्या बताता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और फिर मैंने क्यू आर एस का अलग अलग भी आपको बता दिया। अब इस कम्प्लेक्स के बाद ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, इसके बाद क्या है, दोबारा आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन इसलिए बना क्योंकि हार्ट कंप्लीटली सिस्टोलिक पोजीशन में है। तो जैसे ही इसकी कंट्रैक्शन कंप्लीट होता है तो थोड़ा सा ये वक्फा करता है रीपोलराइजेशन से जस्ट बिफोर, दोबारा ये रिलैक्सेशन से पहले थोड़ा सा जो वक्फा करता है वो ये लाइन आपको दिखाता है। अब इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट आपको कब मिलता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोली कंप्लीट हो जाए, या यूँ कहिए कि जस्ट बिफोर द रीपोलराइजेशन। फिर हार्ट क्या करेगा, वापस रीपोलराइज करेगा, यानी ये डीपोलराइज हुआ था, इसका जो नॉर्मल चार्जेस है वो डिस्टर्ब हो गए थे, जो कि किस तरह थे, जो कि बाहर प्लस थे ऐसे और अंदर माइनस होते हैं नॉर्मली। जब ये पूरा ये डीपोलराइज हुआ तो इसका मतलब है कि अंदर प्लस प्लस हुआ, बाहर माइनस हुआ। अब ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब जाएगा तो उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं, कि इस स्टेज में पोलराइज स्टेज में आ जाए। तो रीपोलराइजेशन के लिए ये क्या करता है, ये इस साइड से जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर जाता है और प्लस चार्ज अंदर आता है। लेकिन ये आखिरी जो सेल का आखिरी हिस्सा है वहाँ से शुरू करता है, तो ये ऐसे वापस आता है लेट से किस तरफ वापस आता है, ये नेगेटिव की तरफ वापस आता है। तो जब पॉजिटिव से, अब नेगेटिव आइन की बात है, जैसे ये प्लस प्लस थी, अब नेगेटिव ऐसे आएगा तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव जब नेगेटिव की तरफ जाता है, अभी तक तो हमने पॉजिटिव की बात की, अभी मैं आपको रीपोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, यानी नेगेटिव जो चार्ज है वो इस उल्टा तरफ से ऐसे जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव जब नेगेटिव की तरफ जाता है तो अगेन ये भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देता है, जो कि ग्राफ पेपर पे आपको ऐसे पॉजिटिव वेव मिलेगा, जिसको टी वेव का हम नाम देते हैं। ये आखिरी वाली बात इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि करंट जो है टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। अब आखिर में मैंने रीपोलराइजेशन में कौन सी बात की, कि जो रीपोलराइजेशन होगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज ऐसे नेगेटिव की तरफ आएगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा। इसको हमने ऐसे याद किया कि अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आता है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाता है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ये शो करता है। अच्छा, तो ये हार्ट का क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन कंप्लीट। अब जो एट्रियल या एट्रियम है उसकी रीपोलराइजेशन भी हुई है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है तो वो इसके नीचे चुप किया है, क्योंकि बड़ा हिस्सा कौन सा है, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब रीपोलराइजेशन करता है तो उसके नीचे वो दब जाता है, इस कंट्रैक्शन के नीचे वो कहीं गायब हो गया, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। अभी इसके बाद क्या होगा, दोबारा टी पी इंटरवल आएगा, ये टी दोबारा पी की तरफ, तो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल टी पी इंटरवल, असल में वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ और दूसरा जब स्टार्ट होगा तो फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा पी वेव, फिर ऐसे। अच्छा, अब दोबारा इसको थोड़ा आसान करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात हमने की, हमने पहले 3 टर्म सीखे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो टेक्निक का नाम है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आप किसी मरीज़ का ईसीजी जब देखते हैं तो वो जो ईसीजी है असल में वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। फिर हमने इस पेपर के बारे में थोड़ा पढ़ा कि इसमें लार्ज बॉक्सेस है और लार्ज बॉक्सेस के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस है, तो एक लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स। फिर हमने 300 लार्ज बॉक्स को टाइम के साथ
ले लिया तो 1 मिनट या 60 सेकंड के बराबर थे। फिर 5 लार्ज बॉक्स 1 सेकंड के बराबर था। एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड या 5 मिलीमीटर या 0.5 मिली वोल्ट के बराबर है एक लार्ज बॉक्स। और एक स्मॉल बॉक्स, इसको 5 पे डिवाइड करो तो 0.04 आ जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब देगा, जब जो आपका ओवरऑल करंट है वो अगर किसकी तरफ जाए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और अगर इससे अवे जाए तो हमें कौन सा डिफ्लेक्शन देगा, नेगेटिव। एक और डिफ्लेक्शन की भी हमने बात की आखिर में रीपोलराइजेशन में कि अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो भी क्या देगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे देगा। फिर हमने 3 चीज़ें सीखी, वेव, सेगमेंट और इंटरवल। वेव असल में पैटर्न है, सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, और इंटरवल कॉम्बिनेशन है सेगमेंट और वेव की। अच्छा, फिर हमने प्रैक्टिकली इसको ऐसे सीखा कि अगर ये आपका पेपर है तो इस पेपर के ऊपर ये वेव आएंगे। ये वेव कैसे आएगा, ये वेव आपको हार्ट के एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि जब हार्ट जो है अगर इसके ऑरिकल या एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं तो एट्रियम के कंट्रैक्शन को हम पी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जब करंट थोड़ा सा डिले करता है एवी नोड में तो उसको पी क्यू या क्लिनिकली इसको पी आर सेगमेंट भी कहते हैं। तो पी आर या पी क्यू सेगमेंट से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, ये डिले का जो टाइम है। फिर जब करंट नीचे आया और करंट जब नीचे आ जाएगा तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो उसको पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहते हैं। अब इस क्यू आर एस कम्प्लेक्स में 3 वेव है। क्यू का अलग मतलब है, आर अलग है, एस अलग है। देखो ये क्यू नीचे की तरफ है यानी नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। ये आपको क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम जब डीपोलराइज होता है यानी करंट यहाँ पहुँचता है और यहाँ जो नॉर्मल पोल्स है उसको डिस्टर्ब करता है, बाहर पॉजिटिव को अंदर लेके जाता है और अंदर के नेगेटिव को बाहर, तो ये आपको पेपर पे क्यू की शक्ल में मिलता है। फिर आर आपको बताता है कि जो मेन मास है, ये जो एपेक्स है, इसकी डीपोलराइजेशन हो रहा है और आखिर में रिमेनिंग जो वेंट्रिकल है वहाँ तक करंट पहुँचता है तो वो आपको एस के फॉर्म में नज़र आता है। वो अगेन अवे है पॉजिटिव से तो एस के फॉर्म में नज़र आता है। फिर इसके बाद एस टी सेगमेंट है। एस टी सेगमेंट आपको ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ये क्या बताता है, ये कंप्लीट डीपोलराइजेशन आपको बता देता है। उसके बाद दोबारा रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो अवे जाना शुरू कर देता है ऐसे। तो जब वो अवे जाना शुरू कर देता है यानी नेगेटिव की तरफ नेगेटिव आना शुरू कर देता है तो वो आपको ग्राफ पेपर में टी की शक्ल में नज़र आता है, टी वेव। तो अभी आपको पता है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस, और फिर टी वेव। ये वेंट्रिकुलर एट्रियल कंट्रैक्शन है, ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है और ये रीपोलराइजेशन है यानी डायस्टली है। जो हार्ट जो रिलैक्स होता है वो आपको टी के वेव के फॉर्म में नज़र आता है। तो इसमें से जहाँ भी डिफेक्ट होगा नॉर्मल से इधर उधर होगा, जैसे अगर ये पी इन्वर्ट होगा या प्रोलॉन्ग होगा तो उसका मतलब है कि मसला यहाँ पे है। अगर क्यूआरएस में है तो मसला यहाँ पे है, सही, और अगर टी में है तो इसके रीपोलराइजेशन में प्रॉब्लम है। अब ईसीजी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ईसीजी से हम हार्ट के बहुत सारे डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। जैसे एमआई हुआ, अगर किसी को हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट ब्लॉक हुआ, तो हम इससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम डेथ भी इससे कंफर्म कर सकते हैं। डेथ में क्या होगा, ये एक्टिविटी सारा गायब हो जाएगा और एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो आपने कभी ड्रामों में देखा होगा कि जब बंदा मर रहा है तो ऐसे टू सीधा लाइन बन जाता है। तो जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन अगर बन जाए तो इसका मतलब है यह कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और ये बंदा मरा हुआ है। होप मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी को समझाया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।